जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए आज हम बात करने वाले हैं आर्मी जीडी के आर्मी जीडी उसके प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे जीएस प्लस साइंस। जीएस प्लस साइंस ये आज हम बात करेंगे, दो पार्ट में बात करेंगे और ये दोनों को कवर करेंगे। आपको पता होगा कि 15 क्वेश्चन जो होता है वो जीएस का होता है, प्लस 15 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करेंगे पहले सेट में। और साथ ही साथ 20 क्वेश्चन जो होता है इसके अलावा, उसमें से 15 क्वेश्चन होता है मैथ का, 15 क्वेश्चन मैथ प्लस 5 रीजनिंग। ये 20 करके कह सकते हैं कि कुल टोटल आपके होते हैं 50 प्रश्न। तो उसमें से आज हम बात करेंगे जीएस का, जीएस पेपर बात करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम जल्द ही मैथ और रीजनिंग का भी अलग से हम प्रैक्टिस, पूरा फुल सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे। तो अभी फिलहाल हम बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित। तो उसी में से आज का पहला सवाल है। आज का पहला सवाल है कि कॉकरोच में के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में हूबहू सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो उसी को लेकर के आज हम बात करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 13। बता दें कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 13 होते हैं। अगर पूछा जाए कि मानव के हृदय में यानी मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 होते हैं। तो ये तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4, और कॉकरोच में अगर पूछा जाए तो हो जाएगा 13। इस तरह से अलग अलग टाइप से सवाल जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? एशिया का दिल किसे कहा जाता है, यानी कह सकते हैं कि एशिया का हृदय किसे कहा जाता है, एशिया का हार्ट किसे कहा जाता है? इसमें से देश है नेपाल, पाकिस्तान, इस्तांबुल या फिर अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा इस्तांबुल। इस्तांबुल को एशिया का हार्ट या कह सकते हैं कि एशिया का दिल कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? यहाँ पे सवाल पूछा गया कि हृदय की बीमारी। अब यहाँ पे सवाल को आप ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको कभी भी एग्जाम में क्या है कि क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है। तो ऑप्शन में है ईसीजी, ईईजी या एमसीआर। तो हम जानते हैं कि ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसी से कह सकते हैं कि हृदय की बीमारी को जांचने के लिए या उससे ठीक किया जा सकता है, इसको जांचने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा ईईजी। तो इसको इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। तो ये आंखों के लिए कह सकते हैं कि ये मस्तिष्क में यूज होता है, ये मस्तिष्क की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क की जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ये मस्तिष्क के प्रयोग के लिए किया जाता है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ, जबकि ईसीजी ये हृदय की बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि बालू पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बालू पर उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है? तो बालू पर उगने वाले पौधों को सेमोफाइट कहा जाता है। सेमोफाइट याद रखेंगे, सेमोफाइट जो होता है वो मरुदभिद, जिसे हम कहते हैं मरुदभिद, आप जानते होंगे मरुदभिद यानी मरुस्थल से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो हिंदी से क्या है कि कई बार लोगों को पता चल जाता है कि मरुदभिद तो है वो मरुस्थल से संबंधित है। तो इसी को क्या है कि इंग्लिश में कर करके आपको ये ऑप्शन दे देता है, जिसके कारण से थोड़ा सा वहाँ पे क्वेश्चन टफ बनाता है वैसा। तो याद रखेंगे सेमोफाइट यानी मरुदभिद जो है ये मरुस्थल से संबंधित है। तो बालू पर उगने वाले पौधे को सेमोफाइट कहा जाता है। तो कई बार यहाँ से सवाल इस तरह से पूछा जाता है। साथ ही साथ हेलोफाइट, ये कह सकते हैं कि समुद्री जल में जो भी पौधे उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। तो इस तरह से आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1925। 1925 में काकोरी कांड हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मेढक के कितने गुणसूत्र होते हैं? मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि किस इसका आंसर सही क्या होगा।
तो मेढक में अगर बात करें गुणसूत्रों की संख्या, अगर बात करें कि मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 26। याद रखेंगे 26 जो होता है वो मेढक में गुणसूत्र होता है। अब यहाँ पे मनुष्य के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से भी कई बार सवाल जो है वो अलग अलग टाइप से पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, घोड़े में कितना होता है, हाथी में कितना होता है, इस तरह से अलग अलग जो है वो पूछा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, उसके बाद आलू में कितने होते हैं, टमाटर में कितने होते हैं, चावल में कितने होते हैं, तो आलू में हम जानते हैं कि 24 होता है। उसी तरह से आलू में भी चावल में 24 होता है, टमाटर में भी 24 होता है। इस तरह से आपको याद रखने हैं, और भी अलग अलग टाइप से आप याद रख सकते हैं। फिर मनुष्य में पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने जोड़ी होता है या तो कितने होते हैं, तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है कि उजला सोना किसे कहा जाता है, उजला सोना कहलाता है, तो उजला सोना इसमें से किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कपास को। याद रखेंगे कपास को उजला सोना के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और चाय में याद रखेंगे, चाय में जो होता है वो कई बार सवाल पूछा जाता है कि चाय में जो विषैला पदार्थ होता है या कह सकते हैं कि मादक पदार्थ होता है वो क्या होता है, थीन होता है, कैफीन होता है। तो याद रखेंगे चाय में थीन होता है, जबकि कॉफ़ी में कैफीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है। वहीं अगर पूछा जाए कि तंबाकू में क्या होता है, तो तंबाकू में निकोटीन होता है, तंबाकू में निकोटीन, कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन होता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो इस तरह से आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें से आगे बात करेंगे, और साथ ही साथ कोयला तो ये संबंधित है, ये सब तो आपको पता ही होगा कोयला के बारे में, पेट्रोल से संबंधित आगे हम बात करेंगे कि कोयला को भी क्या कहा जाता है। अगला सवाल है कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से बर्मा जो है वो किस वर्ष अलग हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 1937। लेकिन 1937 से पहले या तो इससे पहले आपको समझना कि बर्मा आखिर में कहते किसे हैं, कौन सा देश को हम बर्मा कहते हैं, तो याद रखेंगे म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, बर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। तो याद रखेंगे म्यांमार को ही पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जाता है कि म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी क्या है, तो नेपीताव, नेपीताव याद रखेंगे, नेपीताव इसका जो है वो राजधानी है। आगे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है, गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो गोल्डन पैगोडा मंदिर ये म्यांमार में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी नेपीताव है। तो याद रखेंगे म्यांमार में ही गोल्डन पैगोडा मंदिर है। तो कई बार सवाल जो वो डायरेक्टली पूछा गया है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ पर स्थित है या किस देश में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। समुद्री घास में क्या पाया जाता है, अब सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि समुद्री घास में आयोडीन पाया जाते हैं। आयोडीन जो है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्री पानी आप देखते होंगे कि खारा पानी होता है, जिसके कारण से वहाँ पे घास में भी थोड़ा सा वो नमकीन टाइप का होता है, जिसके कारण से उसमें आयोडीन देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे शैवाल भी जो होता है, शैवाल में भी शैवाल जो होता है इसमें भी कह सकते हैं कि शैवालों से भी नमक प्राप्त होता है। एक लेमिनेरिया नामक शैवाल है, लेमिनेरिया, तो इसको याद रखेंगे, लेमिनेरिया नामक शैवाल से जो वो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो कई बार सवाल इस तरह से भी पूछा गया कि किस शैवाल से नमक प्राप्त होता है या आयोडीन प्राप्त होता है, तो लेमिनेरिया इसका सही आंसर होगा। साथ ही साथ शैवाल आप सभी को पता होगा, शैवाल, कवक, ये सभी क्या है इसके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें देखते हैं, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसका सही आंसर होगा कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी से कह सकते हैं कि मानचित्रों का अध्ययन किया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि मानचित्र का अध्ययन क्या कहलाता है या किससे कहते हैं, तो कार्टोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसमें है कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं,
तो अभी हमने इस सभी चीज़ों के बारे में बात किया, जैसे तिलचट्टा में 13 होता है, तिलचट्टा में अभी हमने देखा कि तिलचट्टा में 13 होता है, मानव शरीर में 4 होता है, अगर मनुष्य में अगर बात करें तो मनुष्य में 4 होता है, जबकि मेढक में अगर पूछा जाए तो मेढक में जो होता है वो 3 होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी मेढक में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, या हृदय में कितने चेंबर होते हैं, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसे याद रखना है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 24 इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यहाँ से एक और चीज़ पूछा जाता है, इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इनमें से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो याद रखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अब यहाँ पे सवाल है कि बल का व्यंजक पूछा जा रहा है, ना कि आपको बल की परिभाषा पूछा जा रहा है। यहाँ दो टाइप से सवाल पूछा जाता है, एक तो बल का व्यंजक और दूसरा बल की परिभाषा। ये दो अलग अलग टाइप से सवाल पूछा जाता है, और ये दोनों में कह सकते हैं कि काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों को होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसमें से किस इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपसे बल का व्यंजक पूछा जाए तो द्वितीय नियम होगा, लेकिन अगर बल की परिभाषा पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा प्रथम नियम। बल के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, इसमें साथ ही साथ आप बल का एक फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, फोर्स इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सिलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे। यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। जैसे आपको द्रव्यमान कुछ दे दिया है और त्वरण उसका दे दिया है, यहाँ से पूछा जाएगा कि लगने वाला बल क्या होगा। तो m दे दिया है, a दे दिया है, और f अगर पूछ ले तो m इंटू a कर दीजिएगा, वहाँ से बल आपको प्राप्त हो जाएगा। या तो यहाँ पे तीनों में से कोई दो दे देगा और एक आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं, इसमें से अगला सवाल है कि ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है। ब्रह्मांड की उम्र कितना वर्ष है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 13.8 बिलियन वर्ष। तो याद रखेंगे 13.8 बिलियन वर्ष लगभग ब्रह्मांड की उम्र मानी जाती है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1930 को। 1930 को ही प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। 1930 को प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। हालांकि इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को पता ही होगा। अगर ग्रहों की संख्या अगर कुल पूछा जाए तो ग्रहों की संख्या कुल कितना है, तो 8 है ग्रहों की संख्या। कौन कौन से ग्रह हैं, तो उन सभी क्रम से आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सूर्य है, सूर्य के बाद आता है बुध आता है, बुध के बाद अगर आपको पूछा जाए तो शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल। फिर यहाँ पे आप जानते हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है, क्षुद्र ग्रह यहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर आएगा बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। इस तरह से 8 ग्रह आपको याद रखने हैं। अगर ये सूर्य अगर देखा जाए, ये सूर्य अगर बात करें तो सूर्य के बाद हो गया बुध के बाद हो गया शुक्र के बाद हो गया पृथ्वी के बाद हो गया मंगल के बाद आ गया बृहस्पति के बाद आ गया शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद वरुण। इस तरह से 8 ग्रह आपको क्रम से सवाल पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होगा, तो बुध होगा। सूर्य का दूसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। पृथ्वी जो है वो किसके किसके बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा मंगल और बृहस्पति। तो इस तरह से सवाल पूछा जाता है। साथ ही साथ सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो वरुण इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है।
अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो अंकुरित अनाज में जो है विटामिन सी देखने को मिलता है। साथ ही साथ विटामिन ई भी जो है, विटामिन ई ये भी अंकुरित अनाज में पाया जाता है। जब हम जानते हैं कि आनुवंशिक, ये कह सकते हैं कि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, जबकि विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है। चलिए थोड़ा सा इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा नाम देख लेते हैं, इनका नाम हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इन सभी का नाम क्या क्या है। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी की अगर बात करें तो इसे थायमिन कहा जाता है, थायमिन कहा जाता है। हालांकि विटामिन में बी1 में, बी में भी कई सारे अलग अलग विटामिन हैं, जैसे बी1, बी2, बी3, बी4, बी5, इस तरह से अलग अलग है। विटामिन सी को कैल्सीफेरोल सॉरी का विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, जबकि डी को कैल्सीफेरोल कहा जाता है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। जबकि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है, जबकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे, इन सभी का नाम याद रखेंगे। यहाँ से सवाल जो वो कई बार पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके अलावे भी कुछ अगर पूछा जाए कि विटामिन के को क्या कहा जाता है, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। विटामिन बी1 को जानते हैं कि थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी2 को ये क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को निकोटीन या नियासिन कहा जाता है। विटामिन बी5 को पेंटाथोनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को बायोटिन। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड, जबकि विटामिन बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो इस तरह से इन सभी विटामिन के नाम आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ ई के बारे में तो हम बात कर लिए कि ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। एक बार फिर से हम रिवीजन कर देते हैं, एक बार चाहे तो आप नोट कर लेंगे। इन सभी विटामिन से आपको सवाल जो है वो यहाँ से पूछा जाता है। विटामिन ए अगर बोले तो रेटिनॉल, बी बोले तो थायमिन, उसमें भी बी1 को थायमिन कहा जाता है। फिर बी में थोड़ा सा बी सीरीज में सारी चीज़ को एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बी1 को थायमिन, बी2 को क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, बी3 को निकोटिनामाइड या नियासिन, बी5 को पेंटोथोनिक एसिड, बी6 को पायरिडॉक्सिन, बी7 को बायोटिन, बी9 को फॉलिक एसिड और बी12 को साइनोकोबालामिन। इसमें दरअसल कोबाल्ट होता है, जिसके कारण से इसका नाम साइनोकोबालामिन रखा गया है। फिर सी का अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवले में विटामिन सी देखने को मिलता है। विटामिन डी ये धूप से मिलने वाली विटामिन होती है, जो कि इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को धूप लगाना या सूर्य की रोशनी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम हमको मिलता है, जिसके कारण से हड्डी जो होता है वो बच्चों का मजबूत होता है, जिसके कारण से विटामिन डी भी काफ़ी लाभदायक होता है। और विटामिन ई इसका नाम है टोकोफेरोल। आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? मोनोकल्चर का संबंध किससे संबंधित है? तो इस तरह के सवाल जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो याद रखेंगे अन्न उत्पादन से मोनोकल्चर संबंधित है। और भी अगर बात करें रेशम कल्चर या रेशम उत्पादन का, तो इसे सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर इसका याद रखेंगे, सेरीकल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। मछली पालन के लिए अगर बात करें तो इक्थियोलॉजी एक होता है, इक्थियोलॉजी एक होता है, और एक और इसका होता है ये मत्स्य पालन या तो फिर मछलियों का अध्ययन। ये दोनों अलग अलग इसका है, तो इक्थियोलॉजी इसका याद रखेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारे यहाँ पे एपीकल्चर, जैसे अगर बात करें मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर उसमें कहलाता है, और भी पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। इस तरह से कई सारे अलग अलग अध्ययन यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपसे सवाल पूछा गया है वीरगंज, विक्रमपुर और काठमांडू। तो याद रखिए कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो आपको पता होगा नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो यहीं पे यह मंदिर अवस्थित है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहीं पर यह मंदिर जो है वो अवस्थित है।
तो याद रखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर ये काफ़ी प्रचलित मंदिर है, ये काठमांडू में अवस्थित है। अगर पूछा जाए कि काठमांडू किसकी राजधानी है तो इसका सही आंसर होगा नेपाल की। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है, यानी मनुस्मृति जो लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था स्टार्टिंग में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संस्कृत भाषा में मनुस्मृति लिखा गया था। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, तो आइए देखते हैं कि ब्लैक गोल्ड हम किसे कहा जाता है। तो ब्लैक गोल्ड अगर बात करें तो ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम को जो है वो ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। साथ ही साथ हमने देखा कि सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो उसमें हमने देखा कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। वहीं अगर पेट्रोलियम में अगर बात करें तो इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लैक गोल्ड या काला सोना किसे कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है, मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। इस तरह के सवाल भी आपको बायोलॉजी में कह सकते हैं कि टर्म से सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मैंगोट। मैंगोट जो है वो मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। वही अगर पूछा जाए कि मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है टेडपॉल, इसे कहा जाता है टेडपॉल। तो याद रखेंगे मेढक के लार्वा को टेडपॉल कहा जाता है, जबकि मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहा जाता है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि सबसे छोटा स्तनी कौन सा है। इनमें से बताना कि सबसे छोटा स्तनी जो है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छछूंदर। छछूंदर जो होता है वो कह सकते हैं कि सबसे छोटा स्तनी माना जाता है स्तनधारियों में, यानी मैमल्स में। इसमें से डॉल्फिन भी कह सकते हैं कि स्तनधारी में ही आता है, मैमल्स में ही आता है, ना कि ये मछली है। तो याद रखेंगे डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है, यानी मैमल्स के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से चमगादड़ जो है ये भी कह सकते हैं कि स्तनधारी के अंतर्गत आता है, और छछूंदर जो वो सबसे छोटा स्तनधारी है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। तो यहाँ पे दो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, एक है बाबर और दूसरा है जहांगीर। तो याद रखें कि बाबर के द्वारा लिखा गया था बाबरनामा, बाबरनामा लिखा गया था, बाबरनामा। ये कह सकते हैं कि अपनी आत्मकथा इन्होंने खुद लिखी थी। और दूसरा है जहांगीर के द्वारा लिखा गया तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। ये दोनों जो है वो कह सकते हैं कि इन्होंने अपने से ही लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। तो याद रखेंगे दोनों किताब, अगर बाबर पूछा जाए तो बाबर के द्वारा अपना लिखा गया था आत्मकथा बाबरनामा के नाम से, जबकि जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के नाम से लिखा है। आगे चलते हैं, इसमें अगला सवाल है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर अवस्थित है। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर अवस्थित है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी श्रीनगर में, श्रीनगर में अवस्थित है इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बताना कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा नागा अर्जुन सागर श्री सैलम, श्री सैलम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अवस्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर बात करें तो या इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, हेली नेशनल पार्क, जो कि कह सकते हैं कि हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था शुरू में, बाद में इसका नाम बदलकर जो वो जिम कॉर्बेट रखा गया। याद रखेंगे यह उत्तराखंड में अवस्थित है। केवलादेव घाना पक्षी वन कह सकते हैं कि अभ्यारण्य, यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप याद रखेंगे। केवलादेव अगर बात करें तो यह राजस्थान में अवस्थित है। आगे बात करते हैं, इसमें अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4 फरवरी को। याद रखेंगे 4 फरवरी को जो है वो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगर 1 दिसंबर की अगर बात करें तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 दिसंबर को। आगे चलते इसमें अगला सवाल है कि न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं, न्यूटन के गति के
प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि बल के दूसरे नियम से अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि बल का व्यंजक प्राप्त होता है। वहीं गति के तृतीय नियम अगर बात करें, गति का तृतीय नियम अगर बात करें तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जब आप देखते होंगे कि बंदूक से गोली जब चलता है तो उसे एक झटका महसूस होता है पीछे की ओर, यानी क्रिया इधर से किया और प्रतिक्रिया उसे उधर से मिला, यानी उल्टा मिला, तो इसी को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। या तो आप देखते होंगे कि नाव से जब उतरते हुए व्यक्ति जब नाव को आगे की ओर धकेलता है तो नाव पीछे की ओर जाता है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम समझ सकते हैं। या तो कुछ इस तरह से समझे कि आपने किसी को एक थप्पड़ लगाया, सामने वाले ने आपको भी 2 थप्पड़ लगा दिया, तो इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कह सकते हैं। यानी क्रिया किसी और पे हुआ, प्रतिक्रिया किसी और पे हो गया। अगला सवाल है कि हाल ही में डेजर्ट नाइट 21 नामक वायुसेना युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में डेजर्ट नाइट 21 ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है। तो यहाँ से आप युद्ध अभ्यास को भी एक बार देख लेंगे कि किस किस देशों के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। यहाँ से भी सवाल जो वो पूछा जाता है। करंट के आपके कम से कम 3 से 4 सवाल आपको करंट के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आगे से हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन जो है वो करंट का कुछ क्वेश्चन हम इसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आगे से जो अगला सेट होगा उसमें आपको फुल लेंथ सेट होगा। इसमें से कोशिश करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन इसमें कवर करा दिया जाए, यानी 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग भी आपको इसमें डाल दिया जाए। तो मैथ और रीजनिंग का भी अलग से इसमें हम डालते जाएंगे, इसमें सारा आपको कवर होता जाएगा। आज का आखिरी सवाल है कि हाल ही में भारत का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा, कि भारत का कौन सा ऐसा जिला है जो 100% साक्षरता वाला पहला जिला बन गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। हो सकता है आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली हम इसी तरह से जो भी आर्मी का जीडी का सेट है और भी आर्मी से रिलेटेड जो भी सेट होंगे वो सारे सेट को हम इसमें डालते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।